नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 16 जुलाई 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, और जिसमें हम कवर करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोग। वैसे तो ये द हिंदू एडिटोरियल का सेशन है, लेकिन संडे के दिन रविवार के दिन ये संपादकीय सेक्शन अवेलेबल नहीं होता है, तो हम कुछ न्यूज़ को कवर कर लेंगे जो आपके लिए उपयोगी होते हैं। तो ऐसे न्यूज़ होते हैं जो आईआर को लेकर के होते हैं, या इकोनॉमी को लेकर के होते हैं, या साइंस एंड टेक को लेकर के होते हैं। तो भारत और यूएई ने निर्णय लिया है कि व्यापार जो करेंगे वो रुपया में और दिरहम में करेंगे, ठीक है। तो भारत और यूएई यानी गल्फ कंट्रीज जो हैं, जो गल्फ देश हैं, उसके साथ जो भारत के बढ़ते संबंध है उसको दर्शाता है। और इकोनॉमी में भारत जो डॉलरीकरण को हटाना चाहता है, जिस प्रकार से देश डॉलर को अपनाते हैं, तो भारत चाहता है कि हम डॉलर पर से निर्भरता खत्म करें, उस दिशा में एक पहल है। द एग्रीमेंट ब्रिंग्स द कंट्री अ स्टेप क्लोजर टू इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ द रूपी in the Gulf countries. The two nations also agreed to interlink their payment and messaging systems. अब देखो, ये जो अनुबंध हुआ है, समझौता हुआ है ना, तो इससे क्या हुआ, ये दोनों देश थोड़ी नज़दीक आए हैं, और ये रुपये का जो सर्कुलेशन होगा दोनों देशों के बीच वो बढ़ेगा, विशेषकर गल्फ कंट्रीज के बीच देखने को मिलेगा आपको। और ये जो दोनों देश हैं, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, तो ये क्या करेंगे, इन दोनों ने सहमति व्यक्त की है कि ये अपने पेमेंट सिस्टम को, भुगतान प्रणाली को जोड़ेंगे और फिर मैसेजिंग सिस्टम को भी जोड़ेंगे। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कदम है भारत के दृष्टिकोण से, जिस प्रकार से भारत अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। अब चलो देखो, इंडिया ऑन सैटरडे, अभी सैटरडे की बात है, आज संडे है ना, कल की बात है, ये मूव्ड अ स्टेप क्लोजर, थोड़ा नज़दीक बढ़ा है इस दिशा में पहल करते हुए, ठीक है। और एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। एमओयू बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। ये साइन हुआ है किसके बीच, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ना, दोनों के बीच एक एमओयू साइन हुआ है। द साइनिंग ऑफ दीज एग्रीमेंट्स जो हैं, यानी इन समझौतों पर जो हस्ताक्षर किए गए, इसमें कौन कौन उपस्थित थे उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसका महत्व आपको लग सकता है इससे। ये आपको उस समय उपस्थित जो थे, उस समय यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, वो थे। अब पीएम मोदी है ना, दोनों उपस्थित थे, ठीक है। इस प्रकार से आप समझिए, और डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया कदम है यहाँ पर। हम नेक्स्ट का टॉपिक को मूव करते हैं, आप इसे पढ़ें समझें। देखिए, गल्फ कंट्रीज भारत के लिए काफ़ी अहम रखता है, एक तरह से ऊर्जा सहयोग या फिर निवेश आदि को लेकर के भी। अब नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। राहुल गांधी मूव्स एससी इन डिफेमेशन केस। अब देखो, एक और डेवलपमेंट देखो, थोड़ा ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट मत समझो आप। एक जो सांसद है या कोई विधायक है, अगर वो अयोग्य घोषित हो जाता है, आप सभी को पता होगा, मैंने कई बार कवर किया है कि अगर 2 साल तक की सजा हो जाती है तो अयोग्यता उसी समय से, मतलब 1 महीने का समय मिलता है, अयोग्यता निर्धारित हो जाती है उसे। मतलब वो संसद का सदस्य नहीं रह पाता है, या फिर विधानसभा का सदस्य नहीं रह पाता है विधायक के मामले। तो राहुल गांधी अयोग्य घोषित हो गए हैं, ठीक है। अब उनके पास समय था कि वो हाई कोर्ट जाएं, वो हाई कोर्ट भी गए, ठीक है। हाई कोर्ट ने भी उनका रिजेक्ट कर दिया मामला कि आपने मोदी समुदाय का अपमान किया है। तो हम, और दूसरी बात, हाई कोर्ट ने कहा था कि चूंकि आप सांसद हैं तो आपसे ऐसे व्यवहार की आशा नहीं की जाती है, विशेषकर आप उस पार्टी के सांसद हैं जिस पार्टी ने देश पर काफी लंबे समय तक शासन किया है, वो है कांग्रेस। तो आपसे इस प्रकार के अपमान की आशा नहीं की जाती है, इस प्रकार के वक्तव्य की आशा नहीं की जाती है, जिससे जो है आपने वो वक्तव्य जो दिया था, स्टेटमेंट जो दिया था, मोदी समुदाय का आपने चोट बताया था, तो ये इलेक्शन कैंपेन को आप प्रभावित करने वाले थे उसके जरिए। तो डेफिनेटली आप पर ये, और दूसरी बात ये है कि आप पर और भी मामले चल रहे हैं, चाहे जो सावरकर के जो पोते हैं, सावरकर पर आपने टिप्पणी की, उसको भी लेकर आप पर मामले चल रहे हैं। तो आपको डिफेमेशन केस से राहत नहीं मिलने वाली है। तो हाई कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दिया। आगे बात करते हैं, हाई कोर्ट ने उनका राहत रिजेक्ट कर दिया था। हाई कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। वो अब गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट उनके मामले की सुनवाई करेगा। देखने वाली बात है वहां से उन्हें राहत मिलेगी कि नहीं। तो डिफेमेशन केस में राहुल गांधी को जो है 3 कोर्ट से राहत नहीं मिली है। एक लोअर कोर्ट था, उसको एक और कोर्ट था, और हाई कोर्ट था। अब 4थे कोर्ट वो पहुंचे हैं। अब आने वाले डेवलपमेंट है वो हमें बताएंगे क्या क्या घटनाएं घटित होती है।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्पेसिफिक इशू शुड नॉट डिफाइन टाइज। अब देखो चीन भारत से कुछ कह रहा है कि जो स्पेसिफिक इशूज हैं, कुछ विशिष्ट जो मुद्दे हैं उससे हमारे संबंध निर्धारित नहीं होने चाहिए। चीन का ये वक्तव्य आया है। देखो एससीओ का शिखर सम्मेलन अभी हुआ था, भारत ने वर्चुअल कराने का फैसला किया था एससीओ का शिखर सम्मेलन, आप सभी को पता ही होगा। तो जो कि उसमें डिले भी थोड़ा देखा गया था क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा हुई थी, तो उसमें डिले भी थोड़ा सा हुआ, ठीक है, एससीओ शिखर सम्मेलन में। और भारत सरकार ने वर्चुअल कराने का फैसला लिया था। अब समझ लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंस इसका हो जाता है कि जो चीन और भारत के संबंध जो है बॉर्डर एरिया पर देखे जा सकते हैं। जिस प्रकार से गलवान घाटी में संघर्ष हुआ या फिर जो बॉर्डर एरिया पर दोनों देशों के बीच तनाव है उसे बोलते हैं LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो उस पर जो दोनों देशों के बीच जो तनाव है तो उसी को लेकर के वक्तव्य आया है। दूसरी बात ये बात करें कि जो भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने जो तब बात करते हैं मार्च और मई की, तो मार्च मई में जो चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे तो उनके सामने कहा था कि भाई जो LAC पर जो पीस है ना, शांति जो है ना, वो सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। जो आपसी संबंध को बेहतर बनाने के लिए जो LAC पर शांति है उसका महत्व होता है, तो आप उसको इंश्योर कीजिए। तो अपनी चिंता भारतीय विदेश मंत्री ने उनके सामने रखी थी। अब देखो वर्तमान में क्या हुआ है, अभी जो भारत और चीन के बीच लगातार जो मतभेद गहराते जा रहे हैं उसको लेकर के, है ना, उसको लेकर के भी टिप्पणी आई है, ठीक है, चीन की ओर से। बीजिंग के जो टॉप डिप्लोमेट हैं वांग यी, उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री से कहा है कि जो स्पेसिफिक इशूज हैं, कुछ विशिष्ट जो मुद्दे हैं उससे हमारे संबंध प्रभावित नहीं होने चाहिए। हमारे आर्थिक संबंध हैं या और भी क्षेत्र में सहयोगात्मक संबंध हैं वो प्रभावित नहीं होना चाहिए और इन प्रभावों की छत्र छाया हमारे संबंध पर नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये कहा गया है उनकी ओर से। तो दूसरी बात वही है कि उसने जो ये दोनों देश जो भारत और चीन है पड़ोसी हैं और एशिया में एक बड़ी शक्ति है, तो दोनों देश इस प्रकार, लेकिन भारत चीन के जो कदम है उसको बड़े सावधानी से देखता है। यहाँ तक कि संघाई सहयोग संगठन SCO जो है उसकी बैठक वर्चुअल कराने का फैसला लिया गया क्योंकि उसमें चीन का काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप है। इवन जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, भारत जो है, देखो भारत चीन की बातों को समझता है लेकिन चीन भारत की बातों को नहीं समझता। खासकर जो पाकिस्तान ने जो कश्मीर का क्षेत्र कब्जा किया हुआ है उसी से होते हुए चीन की परियोजना गुजरती है। भारत ने हमेशा से इसका विरोध किया है कि आप हमारे संप्रभुता का उल्लंघन नहीं कर सकते। भारत उसको अपना भाग मानता है। तो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, उससे होकर आप परियोजना मत निकालिए। लेकिन चीन ने भारत की बातों पर ध्यान नहीं दिया है। इसको लेकर भारत हमेशा मुखर रहा है और मुखर रहना भी चाहिए। कोई भी देश अपनी संप्रभुता से समझौता कैसे कर सकता है, चाहे भारत हो या फिर कोई और हो, ठीक है। या फिर ट्रांजैक्शन पर जो तनाव देखा गया था उसको लेकर भी बातें देखने को मिली। चीन और भारत के बीच गतिरोध काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इसमें बातें ये की गई हैं कि देखो जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, तो कूलिंग की ज़रूरतें बढ़ेंगी, ठीक है। आपके घरों में जो कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, आपको थोड़ा कूलिंग जो चाहिए, आप AC का यूज़ करते हो या फिर ऐसे ही आप कूलर का वगैरह का यूज़ करते हो, तो आपको कूलिंग की ज़रूरतें बढ़ेंगी। उसको लेकर एक सर्वे पब्लिश हुआ है, एक अध्ययन पब्लिश हुआ है, ठीक है। अब देखो स्विट्जरलैंड, UK और नॉर्वे की बात की गई है कि ये जो है कुछ ज़्यादा यहाँ गर्मी महसूस की जाएगी, इनकी कूलिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी। आप लेफ्ट साइड में यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, बढ़ेंगी। अगर टेम्परेचर जो है, जो ग्लोबल जो मीन टेम्परेचर है ना, वो अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ता है और 2 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है ना, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से आगे होगा, तो डेफिनेटली कूलिंग रिक्वायरमेंट जो है स्विट्जरलैंड की, UK की और नॉर्वे की बढ़ेंगी। यहाँ तक कि वहाँ की क्यों बढ़ेंगी, पूरे विश्व की बढ़ेंगी, ठीक है। हालांकि इस शोध जो रिसर्च हुआ है इसमें 3 देशों की बात की गई है, स्विट्जरलैंड, UK यानी यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे की बात की गई है। ये जो रिसर्च पब्लिश हुआ है, स्टडी पब्लिश हुआ है, मॉडलिंग स्टडी, ये नेचर में पब्लिश हुआ है, ठीक है।
The findings also suggest that countries in sub-Saharan Africa will have the greatest increase in cooling requirements. इस स्टडी में ये भी कहा गया है कि सब सहारा क्षेत्र में, सब सहारा अफ्रीका जो है उसमें जो देश मौजूद हैं वहाँ भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर हमने धरती पर तापमान को कंट्रोल नहीं किया तो काफ़ी विपरीत परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। द पेरिस एग्रीमेंट, तो पेरिस लक्ष्य जो है, जो एक समझौता जो है, एम्स टू लिमिट द राइज इन द ग्लोबल मीन टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। पेरिस एग्रीमेंट ने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, जो वैश्विक जो तापमान है उसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ने देंगे, वहां तक रोकेंगे। राइजिंग टेम्परेचर आर ऑलरेडी ड्राइविंग, देखो राइजिंग टेम्परेचर जो है, जो बढ़ता तापमान है वो ऑलरेडी कूलिंग डिमांड को बढ़ा रहा है, मतलब शीतलन के डिमांड को, एसी वगैरह आप लगाओगे ही, फिर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होगा ही, टेम्परेचर बढ़ेगा ही। एंड इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट, और आकलन किया गया है कि 2020 तक जो एनर्जी होगी कूलिंग के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ऐसी बढ़ जाएगी जो कि कॉम्बाइंड जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है यूएस की उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बात की गई है, कुड बी इक्विवेलेंट ऑफ द कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी ऑफ यूएस, यूरोपियन यूनियन एंड जापान इन 16 एज रिपोर्टेड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी है, उसका जो आकलन है उसकी अगर बात करें हम, तो उसने कहा कि 2050 तक ना डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कूलिंग की कि ये बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, तो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जो जापान की जो कूलिंग जो उसकी ऊर्जा की, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है 2016 में उसके बराबर हो जाएगी। तो समझो काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कूलिंग डिमांड बढ़ेगी तो भाई डेफिनेटली ऊर्जा की खपत ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी की खपत ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना। हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर तो हम जा ही रहे हैं, अक्षय ऊर्जा स्रोत की ओर तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन समस्या हमारे सामने विकट होती दिख रही है, जिसका समाधान किया जाना परम आवश्यक हो जाता है। अब ये साइंस एंड टेक का न्यूज हो गया, हम नेक्स्ट न्यूज की ओर मूव करते हैं। आपके लिए अगला न्यूज जो हमारे पास, अब देखो क्या है, अ न्यू डायरिया कॉजिंग पैरासाइट फाउंड। अब देखो डायरिया पैदा करने वाला नया परजीवी खोजा गया है। तो विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा नई नई कुछ बातें आती रहती हैं। अभी क्या हुआ है, अ 3 ईयर सर्विलांस स्टडी फ्रॉम मार्च 17 टू फरवरी 20। देखो कलकत्ता में ना, नहीं कोलकाता समझो आप, कलकत्ता पहले हुआ करता था ब्रिटिश टाइम में, अब कोलकाता हो गया है। तो कोलकाता में अभी 3 साल का सर्विलेंस स्टडी हुआ जो कि मार्च 17 से लेकर के फरवरी 2020 तक हुआ। इसमें एक अमोवा पाया गया, ठीक है, अमोवा पैथोजन पाया गया, जो कि पहले, है ना, जो कि पहले पैथोजन को ना रोगजनक बोलते हैं, जो पहले मनुष्यों में किसी भी अमीबा बेस का कारण नहीं बनता था, लेकिन अब ये रोगजनक बन गया है। और ये दूसरी बात कि आप आश्चर्य करोगे कि कोलकाता में जो मौजूद है राष्ट्रीय हैजा और आंत्र रोग संस्थान जो है, जिसे बोलते हैं ICMR NIECD, उसके रिसर्चर्स की टीम ने पाया कि जो ये रोगजनक है ना, ये मनुष्यों में अमीबा संक्रमण का प्रमुख कारण था। साथ ही जो आधे से अधिक जो अमीबिक संक्रमण है इसी रोगजनक यानी पैथोजन के कारण होते थे। तो रिसर्चर्स ने कोलकाता के 2 अस्पतालों में जो भर्ती है ना डायरिया के जो मरीज हैं उनके मल के नमूनों का अध्ययन भी किया। ठीक है, अब देखो विशेष चिंता का बात यही है कि अब देखो नए नए परजीवी सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो बीमारियों का प्रकोप तो आपने तो अभी कोरोना का दंश झेला ही है। ठीक है, और इसमें कुछ फिर नए नए अपडेट आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो हमें क्या है, एक तरह से कुछ भी नई बीमारियां आए या फिर नए परजीवी आए, हमें क्या करना है, उसका तो बचाव ही उपचार है। हमें मच्छरों से बचना है, हमें स्वस्थ रहना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। हम एक और IR का टॉपिक हमारे पास है, नाटो से संबंधित है और यूक्रेन के संबंधित है। अब देखो यहाँ पे कहा गया व्हाट इज नाटो स्टैंड ऑन यूक्रेन एंट्री। देखो यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो में प्रवेश करे और उसी को लेकर के, उसी शंका को लेकर के रूस ने कर दिया यूक्रेन पर हमला, और वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई अभी भी जारी है। हालांकि यूक्रेन को पश्चिमी देश सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बारूद वगैरह दे रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने क्या फैसला किया कि हम यूक्रेन को क्या करेंगे, क्लस्टर बम देंगे। क्लस्टर बम क्या होता है, क्लस्टर बम होता है वो बमों का एक गुच्छा होता है, इसमें 100 तक बम होते हैं एक गुच्छे में, और क्लस्टर बम बड़े खतरनाक होते हैं। ये 2-4 साल बाद भी फट सकते हैं, ऐसे निष्क्रिय पड़े रहते हैं। वैसे 100 से अधिक देशों ने क्लस्टर बम को बैन भी किया हुआ है, आपको पता होगा। ठीक है,
अब देखो, विद द रशिया यूक्रेन वॉर ऑन व्हाट आर द रिस्क इन एडमिटिंग यूक्रेन इनटू द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इज प्रेसिडेंट जेलेंस्की डिसअपॉइंटेड एट नॉट गेटिंग अ टाइम फ्रेम ऑन मेंबरशिप, what assurances has he got and ऑन मिलिट्री सपोर्ट। अब देखो अभी क्या हुआ, देखो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, आप सभी को पता ही होगा। जेलेंस्की जो हैं, जो वहाँ के यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है कि उन्हें कब नाटो में शामिल किया जाएगा। और नाटो अभी नहीं चाहेगा किसी भी हाल में कि वो डायरेक्ट मामले में इन्वॉल्व हो, वो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व तो है ही, वो डायरेक्ट नहीं चाहेगा। वो नहीं चाहेगा कि रूस और उसके बीच फिर लड़ाई हो जाए, ठीक है। तो नाटो इस प्रकार से मामले में नहीं फंसेगा। तो नाटो ने सावधानी बरतते हुए उन्हें किसी भी प्रकार का टाइम लिमिट नहीं दिया है उसको, यूक्रेन को, कि आपको हम इस समय में नाटो में शामिल करने जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर के जेलेंस्की ने थोड़ी हताशा प्रकट की कि हमें इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। उसी को लेकर इसमें चर्चा करेंगे आखिर क्या बात है इसमें। अब देखो जो नाटो है, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो। इसने 11 से 12 जुलाई को इसकी बैठक हुई है ना, शिखर सम्मेलन इसका हुआ। इसमें इस बार कुछ भी मतलब चर्चा की गई यूक्रेन वगैरह पर मामले पर, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई, ठीक है। हम कब उसको शामिल करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें इस शिखर सम्मेलन में समिट में जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए जो व्यय लक्ष्य है उसको मंजूरी दी गई, ठीक है। यूक्रेन को सहायता प्रदान करने की पेशकश की गई, लेकिन इसमें एक मुद्दा ये रहा कि इसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई, ठीक है। यूक्रेन की सदस्यता का वादा तो था, ठीक है, कि यूक्रेन को हम मेंबरशिप देंगे, उसे हम नाटो में लाएंगे, लेकिन इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया। तो इसके लेकर थोड़ी हताशा झलकी है ना जेलेंस्की के चेहरे पर, उनके वक्तव्यों में ये देखने को मिला, ठीक है। और दूसरी बात, 2008 के जो शिखर सम्मेलन की बात करें, उसमें नाटो ने यूक्रेन और जॉर्जिया है ना, जो कि दो काला सागर के बेसिन देश हैं, उनको फाइनल मेंबरशिप की पेशकश की थी, ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो। लेकिन जो है, अब देखो ये जो दोनों देश है ना, जॉर्जिया और यूक्रेन जो है, ये रूस के साथ इनकी भूमि सीमा लगी हुई है। रूस इसी बात को लेकर चिंतित है कि जो नाटो है वो हमारे काफ़ी करीब आ जाएगा अगर यूक्रेन इसमें शामिल होता है तो। और नाटो और रूस जो है, आप सभी जानते हैं, जो नाटो क्यों अस्तित्व में आया, नाटो इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि वो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में, नाटो जो है वो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में है, दोनों एक दूसरे के चिर विरोधी हैं। तो रूस कभी नहीं चाहेगा कि नाटो उसके बगल में आए, ठीक है। अब देखो 2008 में सम्मेलन हुआ था, अभी 2023 है, तो तब तो पेशकश की गई थी। अब 2023 वाले हालात हैं तो अभी मतलब पेशकश, लेकिन ऐसे वादा किया गया कि हम आपको शामिल करेंगे, लेकिन फिर भी कोई समय सीमा नहीं दी गई, ठीक है। अब वहीं शिखर सम्मेलन से पहले जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, तो उसने जो जेलेंस्की उन्होंने अपने देश की सदस्यता के लिए नाटो से थोड़े मतलब एक तरह से कंप्लीट कमिटमेंट की मांग की थी, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं गया, ठीक है। ऐसी कुछ विशेष बातें नहीं की गई। तो इस तरह की बातें हैं, ठीक है। आप थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है क्या क्या बातें इसमें निहित हैं, क्या क्या आपको जाननी चाहिए। आप इसे डिटेल्ड एनालिसिस है, पढ़ लें आप इसे, ठीक है, न्यूज़पेपर में। और कोई डाउट वगैरह, शंका वगैरह होती है या फिर कोई दुविधा आपके सामने आती है तो हमारे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करें, हम आपके प्रश्नों का उचित निवारण करेंगे, उसका समाधान करेंगे। तो बिल्कुल आज के सेशन में बस हमारे पास इतने ही टॉपिक थे, इतने सारे न्यूज़ थे। फिर हम कल उपस्थित होते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।